दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है सीए गौतम जैन और आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं लॉ की पेपर प्रेजेंटेशन का पोस्टमार्टम करने के लिए। बड़े सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर हम लॉ में लिख रहे हैं, हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर हमको उतने मार्क्स जितने मिलने चाहिए उतने मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप एक प्रेजेंटेशन का हैक बता दो कि किस तरीके से प्रेजेंट एग्जाम में करा जाता है। तो बच्चे, आज का ये पूरा का पूरा 10-12 मिनट का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पूरा डेडिकेटेड लॉ की प्रेजेंटेशन पे है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप भी आराम से फटाफट सुनते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, मैं अगर आपको बोलूं, हमारा जो लॉ का पेपर होने वाला है, वहां पे हमारे सामने 4 तरीके के क्वेश्चन आईसीएआई फ्रेम कर सकता है। सबसे पहले वो फ्रेम करना पसंद करता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाएगा। सेकंड नंबर पे वो फ्रेम करेगा हमारे सामने केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हो सकता है एक केस स्टडी का जवाब पूछा गया हो, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हो, ये भी पॉसिबल यहाँ पे है। थर्ड नंबर पे पूछेगा हमसे डिफरेंस बिटवीन, कम पूछता है एक या दो पेपर में, पर आता है, बिल्कुल आता है। और चौथे नंबर पे हमसे पूछा जाता है दोस्तों आखिरी में कि भैया आप बता दीजिए प्रोवाइडेड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वैलिड है, इनवैलिड है, मतलब ट्रू है, फॉल्स है, उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे 2-2 मार्क्स के। तो ये 4 तरीके क्वेश्चन बनते हैं। मैं हर तरीके का आपके सामने प्रेजेंटेशन का हैक लेके आया हूं बच्चों, आप आराम से देख देख के समझते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये है हमारी टाइप 1। टाइप 1 का मतलब हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं। लगभग हम सब जानते हैं कि हमारे पेपर में 50% के आसपास या मोर देन 50% वी कैन से डायरेक्ट क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन में मैंने सवाल उठा लिया, मान लीजिए स्टेट द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस बता दीजिए टू द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के क्या है? वॉइड। इसके एक्सेप्शंस बता दीजिए। अब हम सबको इसके एक्सेप्शंस पता है बच्चों। अब इसको कैसे लिखा जाता है बच्चों? आपने सबसे पहले लिखना स्टार्ट करा, यहां पे एक वैलिड पॉइंट बना दिया कि जनरल रूल सेक्शन 25 में लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, बट हियर वी हैव फ्यू एक्सेप्शंस। और ये 7 एक्सेप्शंस इसकी बनती हैं। ये 7 एक्सेप्शंस आपने मेंशन कर दी। सर ये तो सातों एक्सेप्शन के आपने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, क्या नाम वगैरह लिखने से भी अकेला हो जाएगा क्या? ना ना ना। अब सुनिएगा कैसे प्रेजेंट करा जाता है। इधर देखिए, अगर उन्होंने यही सवाल पूछा 2 मार्क्स के लिए, तो मेरे बच्चे आप यहां पे 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिएगा, बाकी 4 से 5 पॉइंट के सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखिएगा। ऊपर का स्टेटमेंट जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर पूछा गया 3 पॉइंट के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो 3 पॉइंट यहां पे लिखिएगा, बाकी 4 के सिर्फ हेडिंग्स लिखिएगा, ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिएगा उनको, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो मिनिमम 4 से 5 पॉइंट यहां पे आपको लिखने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बाकी 2 पॉइंट के हेडिंग्स चल जाएंगे। 5 मार्क्स में आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहां पे फुल फ्लेज क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जैसे मार्क्स अकॉर्डिंगली आपको है ना अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिखने पॉइंट्स पूरे हैं साथ के साथ हमेशा, ठीक है। अब मेजर फोकस क्वेश्चन का एक्सेप्शन पे था, तो ऊपर का जो बेस है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, उसको ज्यादा लिखने मत जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अगला सवाल, सर कितना एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बच्चे बेसिकली आपको 2.5 से 3 लाइन, 3 से 3.5 लाइन तक एक्सप्लेन करते हो, क्रिस्प एक्सप्लेन करते हो, मोर देन सफिशिएंट माना जाएगा, इससे ज्यादा मत खींचेगा। तो अगर आप चाहें तो 2 से 3 लाइन का एक एस्टिमेट लेके चल सकते हो, इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर सिनेरियो के अंदर, है ना। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस को आपको लिखने को मांगता है यहां पे। अच्छा, सेकंड चीज, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं पैराग्राफ फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में कभी आंसर मत लिखिएगा, कभी आंसर नहीं लिखा जाता पैराग्राफ फॉर्म में, हमेशा आंसर को पॉइंटर फॉर्म में। सर पॉइंटर है ही नहीं, तो आप है ना छोटे छोटे पैरा बनाइए ताकि उसको अलग से दिख जाए, ठीक है। दूर दूर लिखने की कोशिश कीजिए, एक लाइन में 4 वर्ड, 3 वर्ड, 5 वर्ड आ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ठीक है। जितना दूर लिखेंगे, जितना व्यवस्थित लिखेंगे, उतना बेहतर दिखाई देगा। डन। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन की चर्चा होगी। दूसरे क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हमारे सामने एक जबरदस्त सा केस बनाया जाता है, जैसे यहां पे बनाया गया है केस हमारे सामने, और केस के ऊपर हमको है ना हमारा जवाब देना होता है। अब जवाब देने के लिए आपकी आंसर प्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चों, मैंने हमेशा आपको बोला है कि आंसर प्रेजेंटेशन को आप पैक करिया करें। क्या कर दिया करें? पैक। पैक के पहले अगर आप समझ सके तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, विच इज नोन एज एफ। अब मैं समझा दूं। एफ का मतलब होता है बच्चे, यहां पे आप सबसे पहले आंसर का फैक्ट लिखते हैं। फैक्ट जो लिखा जाता है बच्चे, वो ज्यादा वो लाइन में नहीं लिखते, इसको 2 से 3 लाइन में लिखा जाता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और मैं तो बोलूं 1 से 2 लाइन में होना चाहिए। फैक्ट का मतलब होता है ये क्वेश्चन उठाया कहां से गया, ये बात करी किस मुद्दे पे जा रही है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन पे मान लीजिए अगर केस स्टडी होता, तो वहां पे हम क्या लिखते, वहां पे हम लिखते कि फैक्ट क्या है इस क्वेश्चन का। फैक्ट यही है कि भैया जो एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड माना जाता है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है, ये फैक्ट हो जाता है उस क्वेश्चन का। और उसके बाद फिर हम उसकी चर्चा करना शुरू कर देते।
तो सवाल जहां से उठाया गया है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर चर्चा करी जा रही है, प्राइवेट कंपनी के इस मुद्दे पे चर्चा करी जा रही है, जो भी टॉपिक है, अगर आपको आइडिया लग सके तो आप उसके फैक्ट लिख दीजिए 2 से 3 लाइन में। नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, फिर आगे निकल जाएगी, पर अगर लिख पा रहे तो बहुत बेहतर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोविजन पे। बेसिकली प्रोविजन हमारे क्वेश्चन का मेन चार्म है दोस्तों, है ना। हमारे क्वेश्चन हमारे फेवर में मार्क्स मिलने वाले हैं या फेवर में नहीं मिलने वाले हैं, प्रोविजन ही डिसाइड करेगा। अब साहब प्रोविजन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे प्रोविजन की लेंथ बढ़ाने के लिए अननेसेसरी कंटेंट को ऐड ऑन करे जाते हैं। बेटा मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्राइवेट कंपनी के ऊपर, प्राइवेट कंपनी में 4 बातें 5 बातें लिखी हुई है, आपको सारी बातें मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे आपसे प्राइवेट कंपनी डिफाइन करने को नहीं कहा गया, आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो जिस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया आपको सिर्फ उसी पॉइंट के रिगार्डिंग प्रोविजन को वहां पे लिखना होना चाहिए, आपको अननेसेसरी वहां पे कंटेंट ऐड करना नहीं चाहिए। सर प्रोविजन की लेंथ कितनी जानी चाहिए, बच्चे इसकी लेंथ का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, 4 से 5, 5 से 6 लाइन जाती है तो ठीक दिखाई देता है। पर प्रोविजन अगर आपको मान के चलिएगा आपको लगता है इससे ज्यादा भी लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ सकता है, 8 लाइन 10 लाइन तक भी जा सकता है। अच्छा, प्रोविजन जब आपको लग रहा है कि आप ऐसा पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप उसको पैराग्राफ मत लिखो, आप खुद से उसको पॉइंट्स बना बना के लिखना स्टार्ट कर दो। आप प्रोविजन को जितना इंटरेस्टिंग लिखोगे उतना बेहतर रहेगा, लैंग्वेज यहां पे देखी जाएगी, ठीक है, डन। इसके बाद दोस्तों एनालिसिस, बच्चे एनालिसिस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं ना जी ना। एनालिसिस को आपको 4 से 5 लाइन इससे ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। एनालिसिस का हमेशा एक ओपनिंग नोट होता है, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन, इन द पर्टिकुलर केस एज पर द अबव प्रोविजन, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आपने एक ओपनिंग नोट लिखना होता है। उसके बाद आपको केस को डिस्कस करना होता है। केस को आप है ना छोटा सा 4 से 5 लाइन में डिस्कशन कीजिए, इसके बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं होते, इसका 1 नंबर होता है। एंड लास्ट इज कंक्लूड करना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को कंक्लूड करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आप 2 से 3 लाइन में खत्म कीजिए, कंक्लूड कीजिए। मैं तो इससे भी कम लाइन में करने को प्रेफर करता हूं कंक्लूजन को, तो इसको आप कीजिए साहब, है ना। यहां पे भी आपको 1 मार्क्स अलॉट होगा, प्रोविजन पे और फैक्ट मिला के आपको 2 मार्क्स अलॉट होते हैं। तो इस तरीके से आपको मोटा मोटा 4 नंबर अलॉट होते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डन। अब देखिए यहां पे ऐसे लिखा गया, ये लिखा फैक्ट, फैक्ट लिखा 1 से 2 लाइन में साहब, इसके बाद लिखा प्रोविजन, अच्छे से प्रोविजन लिख दिया साहब। उसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस आपका 4 से 5 लाइन में लिखेंगे, यहां यही लिखा है कि 4 से 5 लाइन में आपको एनालिसिस को लेके जाना है, ठीक है। और फिर आपने कंक्लूड कर दिया, इतने में ही कंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने कर दिया। अब आजकल आईसीआई क्या कर रहा है, केस स्टडी में भी ना ऐसी केस स्टडी पूछ रहा है जिसके अंदर है ना एक पर्टिकुलर केस खत्म करके डबल क्वेश्चंस आ रहे हैं या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, ऐसे केसेस में दोस्तों फैक्ट वैक्ट गया तेल लेने, अगर फैक्ट वैक्ट नहीं पता है छोड़ दीजिए। इसके बाद आप तो सीधे आइए एक मेन प्रोविजन ड्राफ्ट कीजिए। वो जो दोनों केसेस होंगे वो एक मेन प्रोविजन पे ही बने होंगे, अलग अलग प्रोविजन उनके लिए नहीं हो रहे होंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन ही आपको दोनों चीजों को डिफाइन कर रहा होगा। एक मेन प्रोविजन बनाइए उसका पूरा का पूरा, उसके बाद वहां पे डालिए कि पर्टिकुलर आप ए वाले की बात कर रहे हैं, बी वाले की बात कर रहे हैं, और जिसकी भी बात कर रहे हैं उसका लिखिए आप साथ में एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस और कंक्लूजन एक साथ में लिख दीजिए। आप एनालाइज कीजिए 4 लाइन में, 1 लाइन छोड़िए, फिर 1 लाइन में आप कंक्लूड कर दीजिए उसको, 1 से 1.5 लाइन में बात खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको उसको ड्राफ्ट करना चाहिए। फिर उसी के नीचे आप बी केस को लिखिए बच्चे, उसको भी सिंपल एनालाइज कीजिए, कंक्लूड कीजिए, 4 लाइन में आप एनालाइज करिए और 1 से 1.5 लाइन में आप कंक्लूड कर दीजिए, वहीं के वहीं। इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद बच्चों और भी कुछ बातें, चलिए वो नीचे मैं डिस्कस कर लूंगा, सेक्शन लिखना है कि नहीं मैंने आखिरी में जाकर उनको कवर कर रखा है। तो आई होप आपको केस स्टडी किस तरीके से लिखना है समझ में आया होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में 1 से 2 डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आते ही आते हैं जनरली, है ना। अभी डिफरेंस बिटवीन मान लीजिए वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, ठीक है। हमेशा बच्चों जैसे बचपन में हमने सीखा है बेसिस लिखना, इसमें बेसिस आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आपके बेसिस ही देखकर उसको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पता है, ठीक है साहब। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अंदर का कंटेंट बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, ये इनफोर्सेबल एड ऑप्शन ऑफ वन पार्टी यहां खिसक के आ गए बच्चे, मैनेज कर लीजिएगा, है ना। ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट देन ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से आपको इसको मैनेज करते हुए लिखना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा दूर दूर लिखिएगा बढ़िया तरीके से, जैसे बचपन में बनाते थे वैसे ही डिफरेंस बिटवीन को वहां पे कोट करा जाता है। अच्छा, अगेन अननेसेसरी यहाँ पे कंटेंट ऐड मत करिएगा, ज्यादा ज्यादा आप एग्जांपल का पॉइंट खुद से ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आपको सारे के सारे पॉइंट जो रियल बेसिस से वही वहां पे लिखने होते हैं, ठीक है। लास्ट फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी में आता है स्टेट विथ रीजन एग्रीमेंट वैलिडिटी। पूछ लिया जाता है, एग्रीमेंट छोड़ दीजिए, पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन वैलिड है इनवैलिड है, स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट ट्रू है एंड फॉल्स है। आपको वन वर्ड में तो जवाब देना ही होता है कि हाँ ये ट्रू है, हाँ ये फॉल्स है, हाँ ये वैलिड है, हाँ ये इनवैलिड है। उसी के साथ साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्यों वैलिड है या फिर ये क्यों इनवैलिड है।
तो आपका एक एक्सप्लेनेशन भी वहां पे रिक्वायर्ड होता है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है बच्चे, मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपने सबसे पहले वहां नोट लिख दिया कि हाँ दिस स्टेटमेंट इज वैलिड, एक वर्ड में लिख दीजिए आप वैलिड है साहब, वैलिड है, वैलिड पूछा वैलिड, इनवैलिड पूछा इनवैलिड, करेक्ट इनकरेक्ट, जो वर्डिंग उसने बोला उसी में आपने जवाब दे दिया। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ 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 इस वजह से ये चीज वैलिड मानी गई है। ये जो एक्सप्लेनेशन 7 का होगा ये 3 से 4 लाइन या 4 से 5 लाइन, इससे ज्यादा मत खींचेगा, अरे हाँ की ना, इतना ही इसको खींचेगा, ये आपके 2 नंबर दिला के जाएगा आपको पूरे के पूरे। ये अगर आता है तो आपकी बाकी प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया आपको मैच करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैलिड इनवैलिड वॉइड जो भी पूछा गया है वो आप मैच करने के बाद चीजों को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि वैलिड है एंड स्टेटमेंट में इतना ही एक्सप्लेनेशन है, 2.5-3 लाइन में खत्म हो रहा है, तो भी आप नर्वस मत होइए, उतना ही छोड़ के जाइए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए कि इसको और बढ़ा दूं और बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है बेटा जी, डन। चलिए ये भी हो गया साहब आपका। इसके बाद बच्चों आगे आते हैं हम। हाँ, ये आइडियल लेंथ कहां तक पेपर में क्वेश्चन जाने चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन में अगर आपका आंसर आ जाते हैं, वैलिड इनवैलिड वाले जैसे क्वेश्चन थे या फिर कुछ और भी, काफी है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है सर, आपको सर 1 से 1.5 पेज तक इसको खींच के लेके जाना पड़ेगा। मेरा जो क्वेश्चन जब मैं अपनी खुद में पर्सनली लिखता था अपने टाइम पे पेपर में, तो मैं आपको बताऊं मेरी कॉपी कुछ इस तरीके की होती थी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता था, ये पेज बढ़ता था, अगले पेज में सिर्फ इतना सा कुछ चले जाता था, 2 लाइन 3 लाइन चल जाती थी और मैं 4 नंबर में इतना ही लिख के आता था। तो आप भी कोशिश कीजिए इतने से काम हो जाए, अगर इससे बड़ा भी जा रहा है तो ठीक है, तब तक आप खत्म करिए उसको। ठीक है, 6 मार्क्स में सर आपको फिर पूरा सवाल लिखना पड़ेगा, वो जहां तक भी जाए, 1.5 पेज 2 पेज जितना भी जाए उसको खत्म करके आपको आना पड़ेगा, है ना। फिर अगली बात बच्चों, हेडिंग्स आपको लिखनी पड़ेंगी बच्चे। आपके जो एग्जामिनर हैं उसके पास जो आंसर शीट आएगी चेक करने के लिए, उसमें हेडिंग्स एज इट इज लिखी होंगी, इंस्टीट्यूट की हेडिंग्स लिखी होंगी। ठीक है, पॉइंट्स बुलेट्स आपको लिखने पड़ेंगे बच्चे, अंडरलाइन कीवर्ड को आपको करना पड़ेगा। सर ये ऑप्शनल है, नहीं ये मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एज मिले तो आपको ये करना पड़ेगा। सर इसकी वजह से पेपर छूटता है, नहीं बेटा, आपको पेपर में इतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा कंटेंट को लगता है आपको 2 पेज की जगह आप 1.5 पेज में लेके आइए, 1.5 पेज का कंटेंट आप 1 सवा पेज में लेके आइए, वो मेरे को मैटर नहीं करता, वो थोड़ा कम करिए चलेगा। ये अंडरलाइन वगैरह करना जरूरी है। आप समझिए एक एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपियां हैं, वो पूरा पूरा पढ़ पढ़ के सबको चेक नहीं कर सकता, तो वो की वर्ड ढूंढता है, अंडरलाइन करे वर्ड ढूंढता है, वो आपके मेन हेडिंग्स को देखता है और आपको मार्क्स अलॉट करना प्रेफर करता है। ठीक है बेटा, डन। फिर केस स्टडी बच्चे जब आप लोग लिख रहे थे, ऊपर भी मैंने बताया था, उसमें आपको फैक्ट, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन क्लियर मेंशन करना है। बच्चे ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं, एज पर सेक्शन फलाना ठिकाना। अरे आप लिखिए ना कि ये प्रोविजन है, आप क्लियर कट बताइए ना, उनको मेंशन करना पड़ेगा कि ये प्रोविजन है, ये एनालिसिस है, ये कंक्लूजन है, ये आपको मेंशन करना पड़ता है मेरे बच्चे। अरे हाँ की ना, तो ये मेंशन करके वहां पे आपको देना पड़ेगा कि फैक्ट है, प्रोविजन है, एनालिसिस है, कंक्लूजन, इसके मार्क्स अलॉट होते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ मिस्टेक्स बच्चों जो आप लोग करते हैं जिनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सबसे पहला लैक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपको चारों तरीके क्वेश्चन वैरायटी के स्ट्रक्चर्स बता दिए, आंसर हमेशा इन्हीं स्ट्रक्चर में होने चाहिए। चाहे तो आप टॉपर्स कॉपी रेफर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड आंसर मिलते हैं। ठीक है, हेडिंग्स वेडिंग्स को आपको लिखना पड़ेगा सर, वो इंपॉर्टेंट है ना। लॉन्ग पैराग्राफ को आपको अवॉइड करना चाहिए सर, है ना, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार क्या ही लिख दिया है, तो समझ नहीं आता एग्जामिनर को भी, तो जितना हो सके पैराग्राफ छोटे करके पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे बेहतर लगेगा। ठीक है, इनकरेक्ट सेक्शन नंबर, सबसे बड़ा डिबेट। सर अगर हमने सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। फाउंडेशन लेवल पे क्लियर कट गाइडलाइंस इस तरीके की होती हैं बच्चे कि आपको है ना, अगर आप सेक्शन नहीं लिख रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाए। अभी आप छोटे बच्चे हो, आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। इंटर और सीए फाइनल में डेफिनेटली इस पे मार्क्स अलॉट होते हैं, ठीक है, यहां पे इस पे मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। हाँ, बट अगर आपने गलती से सेक्शन गलत कोड कर दिया, आपका पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। सेक्शन यहां पे कोड करना आपका एक इंप्रेशन का पार्ट हो गया है। अगर आप सही कोड करेंगे, एक इंप्रेशन सेट करेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने टू द पॉइंट एकदम पढ़ के आया हुआ है। तो अगर आपको एकदम श्योर हो आप 100%, आप कोड करके आओ, बिल्कुल कोड करो बिंदास। पर अगर आप बिल्कुल भी डायलेमा में हो तो मैं बोलूंगा कि आप कोड मत करो, एटलीस्ट शुरू में तो बिल्कुल ही कोड मत करो। फिर आपको बीच बीच में कहीं कोड करने का मन कर रहा है कि अरे ये सेक्शन भी था तो बीच में कोड कर दिया, एक अलग बात है। शुरू में तो फिर कोड करना ही मत गलती से भी। अरे हाँ कि ना बच्चे, शुरू में तो फिर आप ऐसे लिखना कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, आप पर्टिकुलर सेक्शन पे मत जाइएगा। डन। टाइम फैक्टर इग्नोर करना। बच्चे पेपर में क्या करोगे आप लोग, एक बेसिक मिस्टेक मैं आपको बता दूं, आप शुरू के 4 आंसर 5 आंसर इतने सुंदर लिखने वाले हो ना, एग्जामिनर एकदम पागल हो जाने वाला है कि यार ये बच्चे ने क्या जबरदस्त कर रखा है। और बाद में बच्चे आप है ना पेपर में चिड़िया बना दोगे। बेटा ऐसा मत करना, पूरा टाइम मैनेज करके चलना। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है पूरा का पूरा 100 मार्क्स का है और हमको 100 के 100 का ही अटेम्प्ट करना है। 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। पेपर छूटना मतलब शाप है, तो बिल्कुल नहीं छूटना नहीं चाहिए साहब।
100 नंबर का जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे बच्चे, तो 100 नंबर के लिए आपके पास 180 मिनट है। इसका मतलब आपके पास हर एक नंबर के लिए 1.8 मिनट है। आप हर एक नंबर के लिए 1.7 लेके चलिए, इतना मिनट लेके चलिए। जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, मल्टीप्लाई बाय 1.7, इतने मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। साहब आपका सवाल का टाइमली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर हम जब टाइम पे सॉल्व करने जाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हो जाने दीजिए, बिल्कुल हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उधर पे हल्का फुल्का मार्क्स आपका जो कटेगा, उससे ज्यादा मार्क्स आप पेपर कंप्लीट करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये पक्की फिलॉसफी है, इस पे आपको बराबर काम करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। डन। फिर ये कॉपी पेस्ट बुक लैंग्वेज ब्लाइंडली, बच्चे जैसा मैंने बोला प्रोविजंस लिखने होते हैं। बच्चे प्रोविजन जैसे देखते हैं कि अरे ये तो गवर्नमेंट कंपनी के, उनने जितना पढ़ा होता है गवर्नमेंट कंपनी में सब लिख देते हैं। बच्चे बोलते हैं ये तो जो सेक्शन है ये तो पूरा का पूरा बात कर रहा है हमारे किस पे, इस फलाना प्रोविजन में बात कर रहा है, तो वो पूरा प्रोविजन कोट कर देते हैं। ऐसा मत करिएगा, ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा। आपसे उस प्रोविजन के अंदर जितना रिलेवेंट मैटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, वो रिलेवेंट मैटर को ही आपको वहां पे लिखना चाहिए, ठीक है। एकदम है ना ब्लाइंडली चीजों को लिखना मत शुरू कर दीजिए कि नहीं पूरा का पूरा लिख के आएंगे, साहब हमने तो पूरा पढ़ रखा था। कुछ नहीं होगा, आप ईगो पे लेके पेपर करोगे, आपका टाइम खराब होगा, नंबर आपको उसके मिलने नहीं है, तो सब चीजें खराब हो जाएंगी। डन, ठीक है। एंड लास्ट, अनटाइडी अनक्लियर राइटिंग, जितना हो सके दूर लिखिए। मुझे पता है हम राइटिंग तो सुधार नहीं सकते, मेरी खुद की राइटिंग इतनी खराब है, समझ में नहीं आती है, तो राइटिंग सुधार नहीं सकते, पर समझो मेरी राइटिंग में मैं सीए बन गया हूं, तो आप भी बन जाओगे। मेरी भी एग्जाम्शंस आती थी इन सब में, बढ़िया एग्जाम्प्ट होते थे मस्त तरीके से, आपकी भी आ जाएंगी। बस मैं एक ही फंडा फॉलो करता था, दूर दूर लिखता था, जितना हो सके दूर दूर लिखता था। एक लाइन में 4 वर्ड आ रहे हैं, 5 वर्ड आ रहे हैं, कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता चल जाता है एक लाइन में 3 3.5 वर्ड आ रहे हैं, आ ही नहीं पा रहे, ठीक है यार, दूर दूर लिखता था, लाइन बीच में छोड़ता था, अगले पेज पे नया क्वेश्चन स्टार्ट करता था, बेसिक मिस्टेक्स नहीं करता था। तो वो आप भी मत करिएगा दोस्तों, है ना। आई होप आपको प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज थी वो सब रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, फटाफट आपके साथ मिलता हूं। चैनल पे बने रहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट में लेके आने वाला हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।